क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। इसके संदर्भ में अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया था। और उत्तरांचल का नाम अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड कब कर दिया गया, तो 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गठन के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। तो दोस्तों, सन 2001 में गठन के उपरांत राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, जैसे कि राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी आदि जो भी राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं उनका निर्धारण सन 2001 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन राज्य चिन्ह के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां की श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य चिन्ह में अंकित 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला के नीचे गंगा की 3 लहरों को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य चिन्ह के बीच में स्थित चोटी दोनों चोटियों से ऊंची हैं और मध्य में अशोक की लाट अंकित है। ऑप्शन नंबर डी, अशोक के लाट के नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो हमने चारों क्वेश्चन पढ़ लिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है। नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं हम कि राज्य चिन्ह में अंकित 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला के नीचे गंगा की 3 लहरों को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग होगा और बाकी के सारे हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला राज्य पुष्प ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई तक मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक। इसके संदर्भ में अन्य जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प को राज्य पुष्प घोषित किया गया है, यानी कि ब्रह्म कमल को। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम सिसोरिया अबिबलेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुगंधित पुष्प। तो दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। इसके बारे में अन्य जानकारियां हैं कि ब्रह्म कमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सिसोरिया अबिबलेटा है और इसका स्थानीय नाम कोलपदम है और महाभारत के वन पर्व में इसको सुगंधित पुष्प के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 से 80 सेंटीमीटर। इसके बारे में अन्य जानकारियां भी हैं, जैसे कि ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और यह जुलाई से सितंबर माह के मध्य जो है खिलता है। मात्र 3 माह फूल खिलते हैं। इसके पुष्पों का रंग, यानी कि जो इसका ब्रह्म कमल का फूल होता है उसका रंग बैंगनी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद
प्रसाद के रूप में, यानी कि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है ब्रह्म कमल, और केदारनाथ में इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसका रंग जो होता है वह बैंगनी होता है। वर्ष में ब्रह्म कमल का पुष्प केवल एक ही बार खिलता है और वह भी अर्धरात्रि में खिलता है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वह जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है, यानी कि औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में ब्रह्म कमल का प्रयोग किया जाता है हड्डी के उपचार में, तो इससे हड्डियों का उपचार भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में पाई जाने वाली इपेलस एस्केलेट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेंस आदि किसकी प्रमुख 4 प्रजातियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य पक्षी मोनाल। तो दोस्तों इपेलस एस्केलेट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेंस आदि जो है यह 4 प्रमुख प्रजातियां हैं राज्य पक्षी मोनाल की। इसके बारे में अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हिमालय का मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य का पक्षी यानी कि राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह जो है 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर यह पक्षी पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह लोफोफोरस इम्पीजेनस है, जो कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो इसको लोफोफोरस इम्पीजेनस यानी कि वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, और नेपाल ने इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है मोनाल को। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। मोनाल का प्रिय आहार आलू है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, यानी कि जो मोनाल है वह घोंसला नहीं बनाता है, किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अपने अंडे देता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जुजुराना है, जो इसकी ही एक प्रजाति में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य पशु जो हमारा उत्तरांचल का राज्य पशु है कस्तूरी मृग की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो राज्य पशु कस्तूरी मृग की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चमोली जनपद के कांचला खर्क में किस वर्ष कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982। तो दोस्तों 1982 में चमोली जनपद के कांचला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने वन आच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले, तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है, जो राज्य का राजकीय पशु है। राज्य में इस मृग की क्वेश्चन आया था कि कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह मास्कस काइसोगास्टर है। इसका अन्य नाम हिमालय का मस्क डेयर भी कहा जाता है इसको, और यह जो है अंगुलोटा या मोशुडे, जो अंगुलोटा या मोशुडे कुल है इसका, वह उस कुल का जानवर है। इसका रंग भूरा होता है। इसकी औसत आयु जो है वह 20 वर्ष की होती है, और मादा मृग की गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वह 6 माह होती है, यानी कि 6 माह के अंदर यह गर्भ धारण करता है। जो कस्तूरी है वह केवल नर मृग में पाया जाता है, और एक मृग में केवल एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम। कितना, यह क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीट होता है, एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो नर मृग से कस्तूरी पाई जाती है, कस्तूरी मृग से, वह कितने ग्राम तक कस्तूरी एक वर्ष में प्राप्त की जाती है? तो 30 से 45 ग्राम, और इससे 30 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जाती है, यानी कि 3 वर्ष के अंतराल में ही इससे जो है एक नर मृग से जो है कस्तूरी मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों
कस्तूरी का प्रयोग किस में किया जाता है, यानी कि एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। इससे जो है दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो कस्तूरी है वह रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल, जो वैज्ञानिक स्वरूप है इसका, वह मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना, यानी कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972। तो 1972 में चमोली में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई थी। इसके बारे में अन्य जानकारियां भी हैं, जैसे कि सरकार द्वारा 1972 में इसके संवर्धन के लिए प्रयास किए जा रहे थे, यानी कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। 1977 में जो है बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर में है। 86 में पिथौरागढ़ के अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जहां पर अभी तत्कालीन मात्रा में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सफेद रंग के बुरांश कितने फीट तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? यानी कि जो बुरांश है और जो सफेद रंग का बुरांश है वह कितने फीट तक की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सफेद रंग का बुरांश है वह 11,000 फीट तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बारे में जानकारी है बुरांश के बारे में कि इसका वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों बुरांश का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रम आर्बोरियम है और यह एक पर्वतीय वृक्ष है जो कि मैदान में उगाया नहीं जा सकता। 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलने वाला बुरांश जो है मिलता है और इसका जो रंग होता है वह चटक लाल होता है और इस पे फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल माह तक होता है। इसके बारे में अगर अन्य फैक्ट की बात करें तो यह किस कुल का पौधा है? तो बुरांश दोस्तों एरिस्केसई कुल का पौधा है। हिमाचल प्रदेश में बुरांश को बुरांसो और कन्नड़ में इसे बिली कहा जाता है। नेपाल का राजकीय जो राष्ट्रीय पुष्प है वह भी बुरांश है, जिसे वहां पर गुरांश कहा जाता है। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश का भी यह राज्य पुष्प है। मेघालय में बुरांश को तिनशा कहा जाता है। और भारत में अगर दोस्तों पूछा जाए कि बुरांश की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो लगभग भारत में 87 प्रजातियां बुरांश की पाई जाती हैं और उत्तराखंड में जो है बुरांश की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसके बारे में यह जानकारी थी। और बुरांश को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बुरांश के अवैध कटान के कारण किस वर्ष, अभी मैंने पीछे बताया कि बुरांश के अवैध कटान के कारण किस वर्ष इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो वन अधिनियम 1974। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि 1974 के वन अधिनियम के तहत इसे एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। देश के अन्य राज्यों की तरह भी उत्तराखंड का शासन प्रशासन संविधान के किस भाग के अनुरूप संचालित होता है? तो देश के अन्य राज्यों की तरह भी भारत का एक अभिन्न अंग और एक अभिन्न राज्य होने के कारण उत्तराखंड में भी भारत का संविधान लागू होता है। और भारत के संविधान के किस भाग के तहत, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके किस भाग के तहत उत्तराखंड में जो शासन है और प्रशासन की व्यवस्था है
वह किस भाग के तहत संचालित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 6 के तहत जो है उत्तराखंड में शासन प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित होता है। इसके बारे में अन्य जानकारियां भी इसके संदर्भ में दी गई हैं, जैसे देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 और अनुच्छेद 152, नहीं ये उल्टा हो गया, सॉरी इसमें गलती है, अनुच्छेद 137 से 152 के अनुरूप संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके निहित होती है? कार्यपालिका यानी कि राज्य की जो संवैधानिक शासन व्यवस्था है वह किसके निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल के निहित होती है, क्योंकि अगर हम केंद्र में देखें तो जो भारत की कार्यपालिका शक्ति है यानी कि भारत में जो संविधान का रक्षक माना जाता है वह राष्ट्रपति माना जाता है। इसी के अनुरूप जो राज्य है वहाँ संविधान का जो रक्षक यानी कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार शासन चलाया जा रहा है या नहीं, इसकी देखरेख करने वाला राज्यपाल होता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। इसके बारे में अन्य तथ्य व अन्य जानकारियां भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में एक राज्य अध्यक्ष, जो राज्य का अध्यक्ष है उसकी व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। जैसे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य का प्रथम नागरिक उस राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन जो राज्यपाल है वह 5 वर्ष की अवधि से भी पहले राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार अपना पद छोड़ सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति की इच्छा या उसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है, यानी कि करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। राज्य के राज्यपाल जो प्रथम राज्यपाल थे हमारे वह सुरजीत सिंह बरनाला थे, और वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वह बेबी रानी मौर्य जी, नहीं यह थोड़ा मिस आउट हो गया। वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वह लेफ्टिनेंट मेजर जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो कि एक रिटायर्ड भारतीय सेना के अधिकारी हैं। क्या नाम है उनका? नाम मेजर जनरल गुरमीत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल उसे उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं ही। तो दोस्तों इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से हमें असत्य कथन चुनना है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो हमने ऑप्शन ए भी पढ़ लिया कि 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बिल्कुल करता है। राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वह मुख्यमंत्री होता है। जी, यह भी सही है कि राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद अनुसूचित 3 के अनुसार राज्यपाल उसे यानी कि मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो यह भी सही है कि अनुसूची 3 के अनुसार उसे उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है
या तो इसमें मिसप्रिंट हो गया, लेकिन इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष देहरादून जनपद को एक जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1817। 1817 में देहरादून जनपद को एक जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। इसके बारे में अन्य जानकारियां भी हैं कि 1814 में गढ़वाल में और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बनाया गया। 1817 में देहरादून को जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी शासन ने प्रारंभ में उत्तराखंड में केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां कुमाऊं जनपद और टिहरी रियासत गठित की थी। यानी कि जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से जो क्षेत्र जीता था उसके 2 भाग कर दिए गए। एक भाग जो है अंग्रेजी प्रशासन के अधीन हो गया और दूसरा जो है टिहरी नरेश को दे दिया गया, जिसे टिहरी रियासत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले और रियासत थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 जिले और 1 रियासत। वह 3 जिले कौन से थे? पौड़ी, अल्मोड़ा व नैनीताल तथा 1 रियासत टिहरी रियासत शामिल थी। इसके बारे में अन्य जानकारी तथा टिप्पणियां दी गई हैं, जैसे कि 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी को बनाया गया, क्योंकि 1840 में पौड़ी को एक जनपद जिले के तौर पर इसका गठन किया गया था। 1855 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया। यह भी स्थिति ठीक है और स्वतंत्रता तक यह स्थिति बनी रही और कुमाऊं मंडल में 3 जिले पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा 1 रियासत टिहरी रियासत शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वर्ष तक मसूरी चक्राता देहरादून को छोड़ पूरा पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं मंडल में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1949। 1949 में तक मसूरी चक्राता और देहरादून को छोड़ पूरा पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं मंडल में शामिल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जनपद का गठन 1960 में नहीं हुआ है? तो दोस्तों किस जनपद का गठन 1960 में नहीं हुआ है? तो अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद का गठन जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद का जो गठन है दोस्तों 1960 में नहीं हुआ। अल्मोड़ा जनपद का जो गठन हुआ है वह 1891 में अल्मोड़ा जनपद का गठन हुआ है नैनीताल के साथ, क्योंकि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद का जो गठन हुआ है वह 24 फरवरी 1960 को हुआ है। इसके बारे में अन्य टिप्पणी भी देख सकते हैं, जैसे कि 1960 में कौन कौन से जनपद का गठन हुआ? तो टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद से चमोली और अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ जनपद का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 1975 में गढ़वाल मंडल में सम्मिलित होने से पहले देहरादून किस मंडल का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेरठ मंडल। तो 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पहले देहरादून किस मंडल का हिस्सा था? मेरठ मंडल का हिस्सा था, क्योंकि 1817 कब दोस्तों? 1817 में जो है देहरादून जनपद का गठन किया गया और इसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। फिर 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। फिर 1829 में देहरादून के साथ जौनसार बावर का उपायुक्त रख इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया। उसके बाद सन 1867 में देहरादून नगर पालिका बना। फिर 1871
1871 में जो है यह देहरादून जनपद अलग जिले के रूप में प्रकाशित हुआ। फिर सन आता है 1975। 1975 में ये गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया। फिर 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो जो सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। तो सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य सचिव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का कि किस वर्ष हरिद्वार जनपद को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। 1988 में हरिद्वार जनपद को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। तो इसको डेट सही याद रखेंगे कि 28 दिसंबर 1988 को जो है इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था हरिद्वार जनपद के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमने क्लियर करे और हमारी उत्तराखंड की ऐसी ही क्लासेस रोज आती रहेंगी। कृपया अपने विचार और अपनी कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।